चार आधुनिकीकरण की और औद्योगिक क्रांति, मूल निवासियों का विस्थापन, आधुनिकीकरण के रास्ते। कक्षा 11वीं NCERT, अध्याय 9। आधुनिकीकरण की ओर, सामंतवाद और विभिन्न समस्याओं और पुनर्जागरण से निकलते हुए यूरोप आधुनिक युग में पहुंचा। मूल रूप से पुनर्जागरण के काल के बाद के समय को यूरोप में आधुनिक समय माना जाता है। 14वीं और 15वीं शताब्दी से यूरोप में आधुनिक युग की शुरुआत होती है। पिछले भाग में आपने मध्यकालीन और प्रारंभिक आधुनिक विश्व की कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया। सामंतवाद, यूरोपीय पुनर्जागरण और यूरोप तथा अमेरिका के बीच संपर्क तथा टकरावों को देखने का काम किया। जैसे कि यह जानने को मिलता है कि आधुनिक विश्व को बनाने में जिन घटनाओं का योगदान रहा है वे इसी समय हुई, खासतौर से 15वीं शताब्दी के मध्य में। विश्व इतिहास के दो अन्य परिवर्तनों ने ऐसी जमीन तैयार की जिसे आधुनिकीकरण कहा गया। यह थे औद्योगिक क्रांति और राजनीतिक क्रांतियाँ की लड़ाइयाँ जिसने प्रजा को नागरिकों में तब्दील कर दिया। इन राजनीतिक क्रांतियों की शुरुआत अमरीकी क्रांति 1776 से 81 और फ्रांसीसी क्रांति 89 से 94 के दौरान होती है। ब्रिटेन दुनिया का पहला औद्योगिक राष्ट्र रहा। यहाँ पर बहुत सारे उद्योगों का विकास देखने को मिलता है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक चित्र दिख रहा है जहाँ पर जैन चित्रकारी हमें देखने को मिल रही है, जो दुनिया को जोड़ने का संदेश यहाँ पर दे रहा है। इसके बाद अगर कालक्रम की बात करें तो चार कालक्रमों की हम यहाँ पर बात करते हैं: 1700, 1800, 1900 और 2000। इन वर्षों में जो विभिन्न प्रयोग या विभिन्न कार्यक्रम सफलतापूर्वक यूरोप में चलाए गए उनके विषय में जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम यहाँ पर इन चार कालखंडों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हम यहाँ पर अफ्रीका, यूरोप और जैसे महाद्वीपों के बारे में और साथ ही साथ एशिया, दक्षिण एशिया और अमेरिका, जिसमें उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, साथ ही प्रशांत सर्कल जिसमें ऑस्ट्रेलिया और कुछ देश आते हैं, उनके बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं इन 400 वर्षों के दौरान विश्व में क्या क्या घटित हो रहा था। हर अध्याय में ये इसी तरह का कार्यक्रम देखने को मिलता है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और याद करने योग्य है। 1720 से 1730 के दौरान अफ्रीका में, पश्चिमी अफ्रीका में स्थित दाहोमी के राजा आगाज 1724 से 34 ने दास व्यापार पर प्रतिबंध लगाया। 1740 ईस्वी में इसे फिर से लागू किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से चित्र में बांधकर इन्हें ले जाया जाता था। इनके साथ में इनके बच्चे और इनके पूरे परिवार को भी ले जाया जाता था। अगर अमेरिका में दास व्यवस्था को और उसकी प्रक्रिया को आसान शब्दों में अगर आप समझना चाहते हैं तो आप टॉमस केविन नाम के एक उपन्यास को पढ़ सकते हैं, जहां पर बेहद ही मर्मसी तरीके से आप अमेरिका में दक्षिण अफ्रीका के और अफ्रीकी महाद्वीप के लोगों को दास बनाकर ले जाया गया और उनका जो शोषण हुआ उसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 1730 से 40 के दौरान यूरोप में कैरोलस लिनेअरस ने पौधों और जानवरों का वर्गीकरण करने के लिए एक वर्गीकीय प्रणाली की खोज की 1735 में। 1750 से 1760 के दौरान दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में पहली बार चेचक यानी कि 1755 में चेचक का प्रकोप हुआ, जिसे नाविकों ने
फैलाया था। 1760 से 1770 के दशक में कोई घटनाएं घटित नहीं हुई, लेकिन 1770 से 1780 के दशक में अफ्रीका में अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार अपने चरम उत्कर्ष पर था। सभी औपनिवेशिक शक्तियां दास व्यापार कर रही थी। लाखों अश्वेत अफ्रीकी लोगों को प्रत्येक वर्ष अटलांटिक के पार भेजा जाता था, जिनमें 2/3 समुद्री यात्रा के दौरान मर जाते थे। रूस में एमिलियन पगाचेव ने कृषक विद्रोह 1773 से 1775 का नेतृत्व किया। 1780 से 1790 के दशक में हम बात करें यूरोप की, तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में इसका प्रारंभ होता है। 14 जुलाई 1789। वैसे तो इसकी डेट जो है वो 5 मार्च या 5 मई मानी जाती है, लेकिन जो जुलाई है 5 मई मानी जाती है 1789। लेकिन इसकी जो महत्वपूर्ण तिथि है वो है 14 जुलाई 1789, जब राजा की शक्ति का केंद्र माने जाने वाले बास्तील के किले को ढा दिया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से गिलोटिन यहाँ पर जो सज़ा देने का काम होता था, किसी को अगर मृत्युदंड देना है तो उसका गिलोटिन किया जाता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो चबूतरा है, यहाँ पर पहले व्यक्ति को लेटाया जाता था और ये ऊपर आप धार वाली प्लेट देख सकते हैं, अचानक से गिरती थी और व्यक्ति का सर कट जाता था। यहाँ पर इस व्यक्ति को आप इसके हाथ में एक सिर देख पा रहे होंगे। इसके बाद अगर हम 1820 से 1830 के दशक की बात करें, तो पश्चिम अफ्रीका में लाइबेरिया की स्थापना 1882 में हुई, जो स्वतंत्र दासों का देश था। और यूरोप में लुई ब्रेल ने अंगुलियों से पढ़ने की प्रणाली, जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं, इसे विकसित किया 1823 में। और इंग्लैंड में यात्री रेलगाड़ी चलाई गई 1825 में। इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं, तो 1830 से 40 के दशक में अब्दुल कादिर ने फ्रांसीसियों के अल्जीरिया में बसने के विरुद्ध 1832 से 47 के दौरान आंदोलन किया। 1840 से 50 के दौरान यूरोप में अनेक यूरोपीय देश में उदारवादी और सामाजिक आंदोलन 1840 में घटित हुई। 50 और 60 के दशक में कोई महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं मिलती हैं, लेकिन 60 और 70 के दशक में अफ्रीका में विश्व के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों में से एक सुएज नहर व्यापार हेतु खोली गई। सुएज नहर का आप यहाँ पर चित्र देख पा रहे होंगे। यूरोप की बात करें तो रूसी कृषि दासों को स्वतंत्र किया गया 1861 में। 1870 से 80 के दशक में यूरोप में जर्मनी और इटली एक संयुक्त राष्ट्र राज्यों के रूप में उभर कर आए। 80 और 90 के दशक में यूरोप के लोगों का अफ्रीका के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। 1880 यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं। सॉरी, ये फिर से हट गया। 1870 और 80 के दशक में यूरोप में जर्मनी और इटली एक संयुक्त राष्ट्र राज्यों के रूप में उभर कर आए। और इधर हम अगर 1880 और 90 के दशक की बात करें, तो यूरोप के लोगों का अफ्रीका के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ। और 1890 और 1900 के दशक में यहाँ पर महात्मा गांधी ने नस्लवादी कानूनों के खिलाफ सत्याग्रह की वकालत की। और 1906 में यहाँ पर आप देख सकते हैं महात्मा गांधी को। इसके बाद पहली फिल्म का निर्माण यूरोप में 1895 में हुआ। पहला ओलंपिक खेल एथेंस में 1896 में संपन्न होता है। 1900 से 1910 ये हम बात कर चुके हैं। इसके बाद 1910 से 1920 के दौरान दक्षिण अफ्रीका ने श्वेत लोगों के लिए 87% भूमि आरक्षित करने हेतु कानून बनाए। 1913 में प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के दौरान 1917 की रूसी क्रांति भी हुई। इसे लेनिन के नेतृत्व में इसे किया गया था। इसे बोल्शेविक क्रांति या अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है। दोस्तों, इससे पहले 1904-5 में भी यहाँ पर क्रांति हो चुकी थी। 1920 में अफ्रीका में कुछ नहीं हुआ, लेकिन यूरोप में
मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की गणराज्य बना 1923 में। चूँकि जो तुर्की है जिसे आप कहते हैं, उसका आधा हिस्सा यूरोप और आधा हिस्सा एशिया में है। 1930 से 40 के दौरान अंगोला से मोजाम्बिक तक प्रथम ट्रांस अफ्रीकी रेल सेवा का पूर्ण हुई 1931 में, और हिटलर ने जर्मन शासन की बागडोर हथिया ली 1933 में। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के दौरान होता है। 1945 से 1950 के दशक में दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकी नेशनल पार्टी की विजय 1948 में होती है। रंगभेद नीति की स्थापना होती है। ब्रिटिश ने आयरिश स्वतंत्रता को मान्यता दी 1949 में। 1950 से 1960 के दशक में उप सहारा अफ्रीकी क्षेत्र में घाना प्रथम स्वतंत्र देश बना 1957 में, और यूरोप में डीएनए की खोज की गई और रूस ने अंतरिक्ष यान स्पुतनिक भेजा 1957 में। 1960-70 के दशक में अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना 1963 में होती है। यूरोप में विरोध आंदोलन 1968 में होता है। 1970-80 के दशक की कोई महत्वपूर्ण घटना ध्यान नहीं, लेकिन 1980 से 1990 के दशक में यूरोप में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत रूस के नेता बने 1985 में। संपूर्ण विश्व में वेब का प्रारंभ होता है 1989 में। वेब मतलब WW, जो हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, उसका प्रारंभ हुआ। 1990 से 2000 के दशक में नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को रिहा किया गया। 1990 में रंगभेद को समाप्त करने की प्रक्रिया आरंभ हुई। यहाँ आप नेल्सन मंडेला की तस्वीर देख सकते हैं। इसके बाद वैज्ञानिकों ने डॉली 1997 क्लोन भेड़ बनाई, जिससे आनुवंशिक इंजीनियरिंग की सीमा के बारे में नए विवाद प्रारंभ हुए। अब इसके बाद हम एशिया और दक्षिण एशिया में आ जाते हैं। एशिया जो कि पश्चिमी एशिया और चीन पर केंद्रित है, जबकि दक्षिण एशिया भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, तिब्बत, म्यांमार, भूटान जैसे भारत के पड़ोसी देशों में केंद्रित है, और दक्षिणी एशिया जैसे मलेशिया हो गया, इन पर केंद्रित है। मालदीव हो गया। दोस्तों 1720 से 30 के दशक में गुजिन तुसु चिजेंग नाम सबसे विशाल विश्वकोश को चीन के मंचू शासक कांची ने छापाकर अधिकृत किया। ये आप यहाँ पर इस विश्वकोश की तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं। 1730 से 40 के दौरान कोई घटनाएं घटित नहीं हुई, लेकिन कोई घटनाएं घटित होने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं हुआ। हो रहा था ऐसा कुछ जो इतिहास में दर्ज हो, लेकिन वो वैसा नहीं था कि बहुत ही ऐतिहासिक परिवर्तन ला दी। 1940 से 50 के दशक में मराठों ने उत्तरी भारत में अपनी प्रभुत्ता का विस्तार किया। 1750 से 1760 के दौरान जो एशिया है उसमें एकोकी कोन्यो, एक जापानी विद्वान ने डच जापानी शब्दकोश का संकलन किया 1758 में, और दक्षिणी एशिया यानी कि भारत में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब को प्लासी के युद्ध में पराजित किया 1757 में। नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर उसके जो सेनापति थे मीर जाफ़र, उसको बना दिया गया था अगला नवाब। 1760 से 1770 और 70 से 80 के दशक में कोई बड़ी घटना नहीं घटी, लेकिन 80 से 90 के दशक में अंग्रेज़ों ने भारत से चीन को अफ़ीम का निर्यात किया, जिसमें अत्यधिक वृद्धि हुई। यहाँ पर अफ़ीम की खेती आज के बिहार वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा करवाई जाती थी, और यहाँ पर जो चीन है वहाँ के युवाओं में बहुत बड़ी मात्रा में अफ़ीम की लत लगाने के लिए भेजा जाता था और बहुत सस्ती कीमतों में बेचा जाता था। इससे क्या हुआ, बाद में हम चीन में अफ़ीम विद्रोह भी देखते हैं। दोस्तों इसके बाद 1790 से 1800 के दशक में रणजीत सिंह ने पंजाब में सिख राज्य की स्थापना की 1799 में। यहाँ पर आप महाराजा रणजीत सिंह का यहाँ पर आप चित्र देख पा रहे होंगे। महाराजा रणजीत सिंह सिख साम्राज्य के संस्थापक थे। वे सिख संप्रदाय की 12 नस्लों में से एक मिसल
नस्ल बोलती है, सॉरी, मिसल यानी कि उप संप्रदाय कह सकते हैं आप, उपजातियाँ कह सकते हैं 12 इनकी सिख संप्रदाय की। उनमें से एक शुक्रचार्य मिसल के सरदार के पुत्र थे। दोस्तों 1810 से 1820 के दौरान कोई बड़ी घटना नहीं, लेकिन 1820 से 30 के दौरान जावा के लोगों की डचों के खिलाफ बगावत 1825 से 30 में, और भारत में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। 1830 से 40 के दशक में ऑटोमन सुल्तान अब्दुल मजीद ने आधुनिकीकरण के कार्यक्रम शुरू किए 1839 में। 1840-50 के दौरान कोई बड़ी घटना नहीं। 1830 से 1840 के दशक में ऑटोमन सुल्तान अब्दुल मजीद ने आधुनिकीकरण के कार्यक्रम 1839 में शुरू किए। 1840 से 50 के दशक में कोई बड़ी घटनाएं देखने को नहीं मिलती है, लेकिन 1850 से 1860 के दशक में थाईलैंड के राजा राम चतुर्थ का शासन उसने अपने देश में विदेशी व्यापार की शुरुआत की 1853 में। और बात करें हम यहाँ पर दक्षिणी एशिया यानी कि भारत की, तो रेल और टेलीग्राफ लाइन का आरंभ 1853 में होता है, और महान स्वतंत्रता संग्राम 1857 में देखने को मिलता है। आप यहाँ पर एक स्वतंत्रता सेनानी की यहाँ पर आप तस्वीर भी देख पा रहे होंगे। दोस्तों इसके बाद हम बात करें 1870 से 80 के दशक में, तो जापान की प्रथम रेल सेवा टोक्यो से याकोहामा का प्रारंभ 1872 में होता है, और दक्कन और दक्षिण भारत में अकाल 1876 से 78, 50 लाख से अधिक लोग मृत्यु की शैया पर पहुंच जाते हैं। ध्यान से सुनिए इन तारीखों को, क्योंकि इन्हें समझकर ही आप इतिहास की दौड़ में अपने आप को आगे पहुंचा सकते हैं। और प्रयास कीजिए कि आप इनमें से कुछ जो आपको सही लगे वो लिख भी पाएँ, नोट्स बनाएं, ताकि आपको आपके ज़हन में इन चीज़ों को बिठाने में समय न लगे। 1880 से 90 के दशक में ब्रिटेन ने बर्मा यानी कि म्यांमार पर अधिकार कर लिया। 1885-86 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। 28 दिसंबर 1885 इसकी तारीख थी जहाँ तक हो तो। और व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो पहले इसके अध्यक्ष थे। एओ ह्यूम अंग्रेज एक व्यक्ति थे, रिटायर्ड अधिकारी थे, उनके निर्देशन में इसकी अध्यक्षता हुई थी, और वो इसके पिता कहे जाते हैं। और साथ ही साथ इसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे देश भर से, और जो खास तौर से बंगाल और महाराष्ट्र के ही थे, क्योंकि इधर के ही क्षेत्र में ज़्यादा समृद्धता थी, और इधर के ही क्षेत्र से ज़्यादातर नेताओं की यहाँ पर पहुँच थी। 1890 से 1900 के दौरान कोई बड़ी घटनाएं घटित नहीं होती, और होती भी है तो क्या कहा जा सकता है, क्योंकि 1890 से 1900 के दशक में हम पाते हैं कि भारत में भीषण अकाल पड़ता है। इस दौरान बहुत सारी घटनाएं घटित होती है। कर्जन का टाइम पीरियड शुरू हो जाता है, मैकडोनाल्ड आयोग बनता है उस अकाल के लिए। लेकिन हम यहाँ पर अगर सभी घटनाओं को इंगित करने लगेंगे तो फिर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा विस्तार से फैल जाएंगी। 1900 से 1910 जापानी जल सेना ने रूसी जहाजी बेड़ों को परास्त किया। 1905 में 1910 से 1920 के दौरान बेल्फोर घोषणा पत्र ने फिलिस्तीन में यहूदियों को स्वदेश देने का आश्वासन दिया। 1917 में 1920 से 1930 के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। 1921 में ईवी रामासामी नायकर ने तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन प्रारंभ किया। 1925 में 1930 से 1940 के दौरान इराक से सीरिया तक ब्रिटिश तेल पाइपलाइन बनी। 1934 में और एशिया की बात करें, दक्षिण एशिया की, तो अर्देशीर ईरानी की आलम आरा 1931 सबसे पहली टॉकी फिल्म बनी। बगदाद को इस्तांबुल से जोड़ने वाली बर्लिन बगदाद रेलवे का परिचालन शुरू 1940 में।
1940-1950 के दशक की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने जापान के नगर हिरोशिमा और नागासाकी 1945 पर अणु परमाणु बम गिराया, जिसमें लगभग 1,20,000 लोगों की मौत हो गई और बाद में बहुत सारे लोग विकिरणों के प्रभाव के कारण मारे गए। चीनी लोक गणतंत्र का संगठन 1949 में होता है और भारत में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता 1947 में मिलती है। पाकिस्तान 14 अगस्त को और भारत 15 अगस्त को आज़ाद होता है। 1950 से 1960 के दौरान बातुंग सम्मेलन 1955 ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को मजबूत किया और भारत गणतंत्र 1950 में बना। यहाँ पर आप दो तस्वीर देख रहे होंगे। पहली तस्वीर आप परमाणु बम के दौरान की देख रहे हैं जो विस्फोट हुआ, और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की है, जो भारत की लोकतंत्र बनने को इंगित करती है। 1960 से 70 के दशक में फ़िलिस्तीन शरणार्थियों को एकत्रित करने के लिए अरब नेताओं ने फ़िलिस्तीन मुक्ति संगठन की स्थापना की। 1964 में वियतनाम में युद्ध 1965 से 73 के दौरान होता है। दक्षिण एशिया की बात करें तो श्रीलंका में श्रीमावे भंडारनायके विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री बनती है। 1960 में वे श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनती हैं। 1970 से 80 के दशक में ईरान के शाह का तख्ता पलट दिया गया 1979 में, और बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बनता है 1971 में, और जो 16 दिसंबर 1971 को इसकी स्थापना होती है। दोस्तों 1980 से 90 बेजिंग चीन के तियानमेन चौक में प्रजातंत्र के लिए विशाल रैली प्रदर्शन 1989 में होता है। भोपाल यूनियन कार्बाइड में कीटनाशी प्लांट में रिसाव 1984, यह इतिहास में बहुत ही भयंकर औद्योगिक दुर्घटना थी और अभी 2 से 4 दिसंबर के बीच में भयानक घटना हुई थी जिसमें हज़ारों लोगों की संख्या में लोग मारे गए थे। 1990 से 2000 के दशक में इराक, कुवैत और अमेरिका के मध्य खाड़ी युद्ध हुआ था। और दक्षिण एशिया की बात करें तो भारत और पाकिस्तान ने नाभिकीय परीक्षण किया यानी कि न्यूक्लियर टेस्ट किए 1998 में। और इसी दशक में भारत एलपीजी रिफॉर्म यानी कि उदारीकरण, वैश्वीकरण और जो निजीकरण है इन एलपीजी रिफॉर्म्स को अपनाता है। इसके बाद अगर हम अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागरीय द्वीप की बात करते हैं, पहले तो ये समझ लीजिए कि अमेरिका बोले तो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों महाद्वीप के सभी देश आ गए, और ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के सभी देश आ गए, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या इसके आसपास के। 1720 से 30 के दौरान पुर्तगालियों ने ब्राज़ील में कॉफ़ी का प्रचलन किया। 1727 में ऑस्ट्रेलिया में डच नाविक रोगेबिन सामोआ द्वीपों और प्रशांत महासागर के ईस्टर द्वीप में पहुंचा। 1722 में 1730 से 40 के दौरान स्टेनो दास विद्रोह का नेतृत्व एक शिक्षित दास जैमी ने किया। 1739 में 1740 से 50 के दौरान जुआन सैंटोस, जिसे अताहुआल्पा द्वितीय भी कहते हैं, ने पेरू के मूल निवासियों का नेतृत्व किया, किंतु उसका विद्रोह असफल रहा। 1742 में ये जो तस्वीर है ये प्रशांत महासागरीय क्षेत्र जो कैप्टन कुक ने अपनी किताब लिखी, उसकी किताब का जो पहला पेज है उसकी तस्वीर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। 1750 से 60 के दशक के दौरान कोई महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन 1760 से 1770 के दशक के दौरान ब्रिटिश लोगों के विरुद्ध ओटावा ब्रिटिश लोगों के बीच में ओटावा 1730 से 40 के दौरान स्टेनो दास विद्रोह का नेतृत्व एक शिक्षित दास जैमी ने किया। 1740 से 50 के दौरान जुआन सैंटोस, जिसे अताहुआल्पा द्वितीय भी कहते हैं, ने पेरू के मूल निवासियों का नेतृत्व किया, किंतु उसका विद्रोह 1742 में जो हुआ वह असफल रहा। 1760 से 70 के दौरान ब्रिटिश लोगों के विरुद्ध ओटावा कबीले के चीफ पोंटियक ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। 1763 में
और प्रशांत महासागरीय क्षेत्र की बात करें तो कैप्टन कुक की प्रशांत महासागरीय 3 यात्राओं में प्रथम 1761-68 से 71 के दौरान हुई। 1770 से 80 के दौरान जो कैप्टन कुक थे, इन्होंने ही इस महाद्वीप की खोज की थी। 1780 के दौरान अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम घोषणा होती है 1776 में, और 83 में इन्हें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिल जाती है, क्योंकि ये तो घोषणा करते मिलती 83 में। 1880 से 90 के दौरान अमेरिका का संविधान बना। डॉलर पर पहली बार अमेरिकी मुद्रा के रूप में प्रयोग 1787 में। प्रथम ब्रिटिश अपराधियों को ऑस्ट्रेलिया के बॉटनी बे भेजा गया 1788 में। 1790 से 1800 के दौरान कोई घटना नहीं। 1800 से 1810 के दौरान मैथ्यू फ्लिंडर्स ने परिक्रमा की और ऑस्ट्रेलिया नाम रखा, जिसका अर्थ है दक्षिणी। 1801 से 1803। 1810 से 1820 के दौरान कोई घटना नहीं। 1820 से 1830 के दौरान साइमन बोलीवर ने वेनेजुएला को स्वतंत्रता दिलाई। 1821 में यहाँ पर आप साइमन बोलीवर की देख सकते हैं। ये एक फ्रीडम फाइटर थे और इनके ही बदौलत यहाँ पर वेनेजुएला को स्वतंत्रता मिलती है 1821 में। 1830 से 40 के दशक में अमेरिका में ट्रेल ऑफ टीयर्स, आंसुओं की पगडंडी, इसमें हजारों पूर्वी क्षेत्र के अमेरिकी मूल निवासियों को जबरन पश्चिम की ओर खदेड़ दिया गया, जिसमें बहुतों ने मार्ग में ही दम तोड़ दिया। 1838 के दौरान चार्ल्स डार्विन ने प्रशांत महासागर में गलपगोस द्वीपों 1831 की यात्रा की, जिसके फलस्वरूप विकास के सिद्धांत को समझने में सहायता मिली। 1840 से 50 के दौरान सेनेका फॉल्स, न्यूयॉर्क की बैठक में अमेरिकी महिलाओं के समान अधिकार का आह्वान किया। 1848 गया। ब्रिटिश में माओरिस ने न्यूजीलैंड में बैटंगी की संधि 1840 पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद माओरिस लोगों ने अनेक लोग विद्रोह किए गए 1844 से 88 के दौरान। 1850 से 1860 के दशक में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच भाप की नियमित जलयान सेवा पहली बार शुरू की गई 1856 में। 1860-70 की बात करें तो 1800 अमेरिका में गृह युद्ध 1861-65 संविधान के 13वें संशोधन द्वारा दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन से ऑस्ट्रेलिया बंदियों को भेजने पर प्रतिबंध 1868 में लगता है। 1870 से 80 के दशक के दौरान टेलीफोन रिकॉर्ड प्लेयर बिजली के बल्ब का अन्वेषण किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात आपको ये जान लेना चाहिए कि जो अमेरिका हम देखते हैं, जो ज़्यादातर अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इधर की जो मूल आबादी है उसका बहुत बड़ी मात्रा में यूरोपीय लोगों ने संहार किया। कई बार अगर उनमें प्लेग फैल गया तो यूरोपीय लोगों के पास में अगर औषधि या दवाई भी रही तो उन्होंने दवाई नहीं दी, क्योंकि वे उन्हें हराना चाहते थे ऐसे चाहे वैसे। तो ये केमिकल वॉर के ज़रिए भी बहुत नुकसान उन्हें पहुंचाया। जहां आबादी 7 करोड़ थी, वहां पर 34 लाख बची। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी था। तो इसके कारण हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया हो, यहाँ की ज़्यादातर आबादी अब जो आपको देखने को मिलेगी ना, वो यूरोप की ही आबादी है। जो यूरोप से बंदियों को भगाया गया, ज़बरदस्ती छोड़ा गया, देश निकाला दिया गया। लोग जिन्हें रोज़गार नहीं था, रोज़गार की तलाश में नए क्षेत्रों में आए। जो सैनिक थे जो युद्ध लड़ने आए थे लेकिन दोबारा वापस न लौट सके, उनकी आबादी और उनके ही संतान आज हमें इन देशों में देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर आपको कहीं कहीं तो लोग जो बिल्कुल डार्क कलर में देखने को मिलेंगे। जैसे आप अमेरिका में देखते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत डार्क कलर में देखने को मिलते हैं। इसके 2 रीज़न हैं। पहला तो वहाँ की जो मूल निवासी जिन्हें रेड इंडियन कहते हैं, उनका कलर, और दूसरा सबसे बड़ा कि अंग्रेज़ों ने बहुत बड़ी मात्रा में चाय बागानों के लिए और अलग अलग कामों के लिए अफ्रीकी महाद्वीप से बहुत बड़ी मात्रा में
इंग्लैंड ने दासों का आयात किया था अमेरिका में। यही कारण है कि वो दास जो वहीं बस गए और वहाँ से नहीं गए और दास प्रथा के बाद वहाँ के नागरिक बन गए दास प्रथा की समाप्ति के बाद। तो यही कारण है कि अमेरिका में श्वेत अश्वेत दोनों का अलग अलग पैमाना देखने को मिलता है। और जो श्वेत है वो अपने आप को यूरोपीय बहुत सभ्य मानते हैं। यही कारण है कि अमेरिका में आज भी श्वेत अश्वेत की लड़ाई देखने को मिलती है। 1880 से 90 के दौरान कोका कोला की खोज 1886 में होती है। 1890 से 1900 के दौरान न्यूजीलैंड में महिलाओं को मताधिकार मिलता है। 1893 में दुनिया में सबसे पहले न्यूजीलैंड में ही महिलाओं को मताधिकार मिलता है 1893 में। और तकरीबन 90,293, मुझे अभी भी याद है, 90,293 वोट यहाँ पर महिलाओं के पड़ते हैं पहले चुनाव में। 1900 से 1910 के दौरान राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज़ का आविष्कार किया 1903 में। 1910 से 1920 के दौरान हेनरी फोर्ड ने कार उत्पादन प्रारंभ किया। 1913 में अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली पनामा नहर 1914 में खोली गई। 1914 से ही प्रथम विश्व युद्ध की भी शुरुआत होती है। पश्चिमी सीमाओं की 1/5 जनसंख्या इन्फ्लुएंजा वायरस से समाप्त हो गई 1918 में। 1920 से 1930 के दशक में अमेरिका की वॉल स्ट्रीट स्टॉक एक्सचेंज पर भारी गिरावट आती है और 1929 की महामंदी की शुरुआत होती है और इसे अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी मंदी कहा जाता है और इसे द ग्रेट महान मंदी कहते हैं। दोस्तों 1932 तक 1,20,00,000 व्यक्ति बेरोजगार इसके चक्कर में हो गए। न्यूजीलैंड सरकार के विरुद्ध सेमोआ और मोआ लोगों का विद्रोह 1929 में होता है। 1930-40 के दशक में ऐसी कोई घटना नहीं जो यहाँ लिखी जा सके। 1940 से 50 के दौरान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया और भाग इनका सिर्फ इतना ही था कि इन्होंने जो परमाणु बना के रखे थे, हमने तो पोखरण में परीक्षण किए, इन्होंने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा में परीक्षण किए। 1950 से 1960 क्यूबा क्रांति के बाद फिदेल कास्त्रो 1958 सत्ता में आते हैं। 1960 से 70 संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1963 में शुरू होता है। यहाँ आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ आपको यहाँ पर दिख रही होगी। शुरुआत में तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर एक मोमबत्ती रखी हुई है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी लाखों की संख्या में यहाँ पर तादाद में लोग आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1963 में शुरू होते हैं। अमेरिकी नागरिक अधिकार अधिनियम आता है 1964 में। प्रजातंत्रीय पार्थव्य पर प्रतिबंध लगाया जाता है। नागरिक अधिकार नेता मार्टिन लूथर किंग की हत्या हो जाती है 1968 में। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की भूमि पर उतरा था 1969 में। 1970 से 80 के दशक के दौरान महिलाओं के आंदोलन के कारण अमेरिकी कांग्रेस ने समान अवसर अधिनियम पारित किया। और बात करें हम यहाँ पर प्रशांत महासागरीय रीजन की, तो टोंगा और फिजी ने ब्रिटेन की अधीनता से मुक्त होकर स्वतंत्रता प्राप्त की 1970 में। पपुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया की अधीनता से मुक्त होकर स्वतंत्र होता है 1980 से 90 के दशक में। न्यूजीलैंड को नाभिकीय अस्त्र मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया 1984 में। और रेरोटोंगा की संधि ने दक्षिण पैसिफिक को नाभिकीय अस्त्र मुक्त क्षेत्र यानी कि न्यूक्लियर फ्री जोन घोषित किया। 1990 से 2000 के दौरान कोई विशेष घटना नहीं। इसके बाद भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो छूट चुकी हैं, जैसे कंप्यूटर का विकास या फिर टेक्नोलॉजी क्रांति या फिर जो टेक्निकल फील्ड में जो काम हुए हैं उनकी बात, साइंटिफिक फील्ड में जो काम हुए हैं उनकी बात। तो हम यहाँ पर कुल मिलाकर जो राजनीतिक महत्वपूर्ण रहे हैं या फिर ऐसी चीज़ें जिन्होंने इतिहास को एक नई मोड़ दी है, उनके बारे में ही हमने यहाँ पर चर्चा की। दोस्तों औद्योगिक क्रांति के विषय में भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति ने विश्व को नए आयाम देने का काम किया है। आज हम देख सकते हैं कि मुझे अच्छे से याद है, जब मैं छोटा था तो ज़्यादा लंबी बात नहीं है, आज से 10 साल पुरानी बात है, तो मेरे रिश्तेदारों में मुश्किल से 1-2 के ही पास में फ़ोन थे, वो भी वो माइक्रोमैक्स के होते थे जिनमें 18-19 बटनें होती थी। और सैमसंग के
स्क्रीन टच वाले फ़ोन चलते थे और उन्हें चलाने के लिए हम बड़े बेताब होते थे। सैमसंग, जियोनी जैसी कंपनियों के फ़ोन आते थे। लेकिन हमें पता नहीं था कि जैसे ही हम 12th पास किए, जैसे ही स्कॉलरशिप आई, हमने फ़ोन खरीद लिया। अब देखते हैं कि ये फ़ोन आजकल, ये टेक्नोलॉजी इतनी आम हो गई, पता ही नहीं चलता कि समय कितनी जल्दी बदल जाता है, कितनी जल्दी टेक्नोलॉजी बदल जाती है। कुछ दिन पहले तक, साल भर पहले तक अगर किसी चीज़ के बारे में सर्च करना है, जैसे बात करना है हमें मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में, तो गूगल में सर्च करते ही सैकड़ों वेबसाइट खुल जाती थी। अब कौन सी वेबसाइट सच बोल रही है, कौन सी झूठ बोल रही है, अब ये तय करना पड़ता था। लेकिन अब तो एआई आ गई है, मेटा एआई आ गई है, चैट जीपीटी आ गई है। इसके चलते अब ये सीधा आंसर मिल जाता है, 10 ऑप्शन नहीं मिलते। तो तकनीकी समय बहुत जल्दी बदलता है और इन्हीं का अध्ययन करना इतिहास के विद्यार्थी का काम है। और साथ ही साथ इनसे सीखना कि इस दौर से हम क्या सीख सकते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक, और क्या सुधार कर सकते हैं, अपनी गलतियों से बच सकते हैं, इसके बारे में जानना ही इतिहास के सही मायने में अर्थ है। लेकिन यहाँ पर ये एक बात भी है कि हीगल कहते हैं कि इतिहास से व्यक्ति क्या सीखता है, कि इतिहास से कुछ नहीं सीखा जा सकता। यानी कि हम अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करके फिर गलती करने पर तुल जाते हैं। इसलिए आप पढ़िए, इतिहास को समझिए और उन गलतियों को करने से बचिए। आइए शुरुआत करते हैं। ब्रिटेन में 1780 से 1850 के दशक के बीच उद्योग और अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ, उसे प्रथम औद्योगिक क्रांति के नाम से पुकारा जाता है। वहाँ दूसरी औद्योगिक क्रांति लगभग 1850 के बाद आई और उसमें रसायन तथा बिजली जैसे नए औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार हुआ। उस मैदान ब्रिटेन, जो पहले विश्व भर में औद्योगिक शक्ति के रूप में अग्रणी था, पिछड़ गया और जर्मनी तथा संयुक्त राज्य अमेरिका उससे आगे निकल गए। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग यूरोपीय विद्वानों जैसे फ्रांस की जॉर्जियो मेस्ले और जर्मनी के फ्राइड्रिक एंजल्स द्वारा किया गया। अंग्रेजी में इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दार्शनिक एवं अर्थशास्त्री अर्नोल्ड टॉयनबी ने 1852 से 1883, उनका जीवन काल था, इनके द्वारा उन परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए किया गया जो ब्रिटेन के औद्योगिक विकास में 1760 से 1820 के बीच हुए थे। इस दौरान ब्रिटेन में जोर्ज तृतीय का शासन था, जिसके बारे में टॉयनबी ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में कई व्याख्यान दिए। उनके व्याख्यान उनकी असामयिक मृत्यु के बाद 1884 में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए, जिसका नाम था लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड, पॉपुलर एड्रेसेस, नोट्स एंड अदर फ्रेगमेंट्स। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति पर व्याख्यान, लोकप्रिय अभिभाषण, टिप्पणियाँ और अन्य अंश। परवर्ती इतिहासकार टी.एस. हेस्टन, पॉल मंतू और एरिक हॉब्सबॉम मोटे तौर पर टॉयनबी के विचारों से सहमत थे। 1780 के दशक से 1820 के दशक के दौरान कपास और लौह उद्योगों, कोयला खनन, सड़कों और नहरों के निर्माण और विदेशी व्यापार में उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति हुई। एस्टन 1889 से 1968 ने तो इस औद्योगिक क्रांति का उत्सव मनाया, जब इंग्लैंड छोटी छोटी मशीनों और कलपुर्जों की बाढ़ से मानो अप्लावित हो गया था। अब इस क्रांति के लिए ब्रिटेन ही क्यों चुना गया, ये एक बहुत ही रोचक बात है, लेकिन इसका जवाब सीधा सा है। दोस्तों, यहाँ पर अब जो इंग्लैंड की बात करें तो इसके तीनों हिस्सों, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड पर एक ही राजतंत्र यानी सम्राट का एक छत्र शासन था। और यहाँ पर पूरे जगह एक ही कानून व्यवस्था, एक ही मुद्रा प्रणाली, एक ही संचार प्रणाली चल रही थी। दूसरी बात, यहाँ पर निरंकुश शाही राजतंत्र नहीं था, बल्कि लोकतांत्रिक राजतंत्र की व्यवस्था शुरू हो चुकी थी। और साथ ही इंग्लैंड दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी देश था। इसके पास में इतने ज़्यादा साम्राज्य थे कि इसके बाद विषय में कहा जाता था कि इंग्लैंड का सूर्य कभी अस्त नहीं होता, क्योंकि इसके हर महाद्वीप में, हर रीजन में इसके उपनिवेश थे। भारत, चीन, अमेरिका जैसी महाशक्ति तक इसका उपनिवेश रह चुकी थी। इसके कारण इसके पास कच्चे माल की जो उत्पादकता थी, या कच्चे माल की जो चीज़ें थी, वो बहुत ज़्यादा थी। अब उन्हें
पकाकर बाज़ारों को बनाना इसके लिए एक चुनौती थी और इन्हीं कारणों ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को यहाँ पर जन्म दिया। यहाँ पर अंग्रेज के सुप्रसिद्ध लेखक ऑलिवर गोल्डस्मिथ ने अपनी कविता उजड़ा गांव दी डेजर्टेड विलेज में इस स्थिति का चित्रण यहाँ पर किया है कि किस तरह से गांवों का पतन हुआ। वो इंसान जो अपने धन और अहंकार से पनप रहा है, उस ज़मीन के लिए गरीबों ने अपना सब कुछ हारा है। वो ज़मीन जहाँ उसकी झील बनी है, वो ज़मीन जहाँ उसके बगीचों के आगे चारों ओर फैली हुई है, उस जगह जहाँ उसके घोड़े बनते हैं और वहाँ जहाँ घोड़े के साजो सामान रखे जाते हैं और वही जहाँ उनके कुत्ते रहा करते हैं, वो रेशमी आलस्य जिसमें उसके अंग ढकते हैं, न जाने कितने पड़ोसी खेतों की आधी से ज़्यादा उपजों को छीना है। तो यहाँ पर जो शहर व्यापार और वित्त है, इसके केंद्र में भी एम्स्टर्डम, लंदन जैसे शहर आगे निकल कर आए थे। सन 1724 में इंग्लैंड के पास नदियों के जरिए लगभग 1160 मील लंबा जलमार्ग था, जिसमें नौकाएं चल सकती थी और पहाड़ी इलाकों को छोड़कर देश के अधिकांश स्थान नदी से अधिक 15 मील दूरी पर थे। चूँकि इंग्लैंड की नदियों के सभी नौचालनीय भाग समुद्र से जुड़े हुए थे, इसलिए नदी पोतों के जरिए ढोया जाने वाला माल समुद्री जहाज तक, जिन्हें तटपोत कहा जाता था, आसानी से ले जाया जा सकता था। सन 1800 तक इन कोस्टल तटपोतों पर काम करने वाले नाविकों की संख्या 1 लाख तक पहुंच गई थी। देश की वित्तीय प्रणाली का केंद्र बैंक ऑफ इंग्लैंड 1694 में जिसे स्थापित किया गया था। 1784 तक इंग्लैंड में कुल मिलाकर 100 से अधिक प्रांतीय बैंक थे और अगले 10 वर्षों में इनकी संख्या बढ़कर 3 गुना हो गई। 1820 के दशक तक प्रांतों में 600 से अधिक बैंक थे और अकेले लंदन में ही 100 से अधिक बैंक थे। बड़े बड़े औद्योगिक उद्यम स्थापित करने और उन्हें चलाने के लिए आवश्यक वित्तीय साधन इन्हीं बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए जाते थे। 1780 के दशक से 1850 के दशक तक ब्रिटेन में जो औद्योगिकीकरण हुआ, उसके कुछ कारण ऊपर बताए जा चुके हैं कि किस तरह से और इन्होंने अपने उपनिवेश बनाए थे, उनके कारण इन्हें ऐसा करना पड़ा था। 18वीं शताब्दी में कुल मिलाकर जो 26,000 आविष्कार हुए थे, उनमें से आधे से अधिक आविष्कार 1782 से 1800 तक की अवधि में ही हुए थे। इन आविष्कारों के कारण अनेक परिवर्तन हुए। हम इन परिवर्तनों में से केवल 4 बड़े परिवर्तनों अर्थात लोहा उद्योग का रूपांतरण, कपास की कताई और बुनाई, भाप की शक्ति का विकास और रेल मार्गों की शुरुआत पर ही हम चर्चा करने वाले हैं। कोयला और लोहे उद्योग की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड इस मामले में सौभाग्यशाली था कि वह मशीनीकरण में काम आने वाली मुख्य सामग्रियां कोयले और लौह अयस्क बहुतायत से उपलब्ध थी। इसके अलावा वहाँ उद्योगों में काम आने वाले अन्य खनिज जैसे सीसा, तांबा और रागा यानी कि टिन भी खूब मिलते थे। किंतु 18वीं शताब्दी तक वहाँ इस्तेमाल योग्य लोहे की कमी थी। लोहा प्रगलन यानी कि कोलब्रुकडेल का चित्र धमन पट्टियाँ बाएं और मध्य भाग और कोयला काठ कोयले की भट्टियाँ आप यहाँ पर इस चित्र में देख सकते हैं। यहाँ जो लोहा प्रागलन यानी कि स्मेल्टिंग की जो प्रक्रिया के द्वारा लोह खनिज में से शुद्ध तरल धातु के रूप में निकाला जाता था, सदियों तक इस प्रागलन प्रक्रिया के लिए काठ कोयले चारकोल का प्रयोग किया जाता था। लेकिन इस कार्य की कई समस्याएं थी। काठ कोयले लंबी दूरी तक ले जाने की प्रक्रिया में टूट जाया करता था। इसकी अशुद्धताओं के कारण घटिया किस्म के लोहे का ही उत्पादन होता था। यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध भी नहीं था क्योंकि लकड़ी के लिए जंगल काट लिए गए थे और यह उच्च तापमान पैदा नहीं कर सकता था।
इस समस्या का कई वर्षों से हल ढूंढा जा रहा था। अंततः श्रोपशायर के एक डर्बी परिवार ने, जो स्वयं लौह उत्पादक थे, इस समस्या का हल निकाल लिया। आधी शताब्दी के दौरान इस परिवार की 3 पीढ़ियों ने, दादा, पिता और पुत्र, जो सभी अब्राहम डर्बी के नाम से पुकारे जाते थे, धातु कर्म उद्योग में क्रांति ला दी। इसी क्रम का प्रारंभ 1709 में प्रथम अब्राहम डर्बी 1617 से 1717 द्वारा किए गए आविष्कार से हुआ। यह दमन भट्टी का आविष्कार था, जिसमें सर्वप्रथम कोक का इस्तेमाल किया गया। कोक में उच्च ताप उत्पन्न करने की शक्ति थी और वह पत्थर के कोयले से गंध का तथा अपद्रव निकाल कर तैयार किया जाता था। इस आविष्कार का फल यह हुआ कि तब से आगे भट्टियों की काठ कोयले पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। इन भट्टियों से जो पिघला हुआ लोहा निकलता था, उससे पहले की अपेक्षा अधिक बढ़िया और लंबी ढलाई की जा सकती थी। इस प्रक्रिया में कुछ और आविष्कारों द्वारा आगे सुधार किया गया। द्वितीय डर्बी ने ढलवा लोहे से पिटवा लोहे का विकास किया, जो कम भंगुर था। हेनरी कोर्ट ने अल्हुड़न भट्टी, जिसमें पिघले लोहे से अशुद्धि को दूर किया जा सकता था, और बेलन मिल, रोलिंग मिल का आविष्कार किया, जिसमें परिशोधित लोहे की छड़ें तैयार करने के लिए भाप की शक्ति का इस्तेमाल किया जाता था। अब लोहे से अनेक उत्पाद बनाना संभव हो गया था। चूँकि लोहे में टिकाऊपन अधिक था, इसलिए इसे मशीनें और रोज़मर्रा की चीज़ें बनाने के लिए लकड़ी से बेहतर सामग्री माना जाने लगा। लकड़ी तो जल या कट फट सकती थी, लेकिन लोहे के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म को नियंत्रित किया जा सकता था। 1770 के दशक में जॉन विल्किसन ने सर्वप्रथम लोहे की कुर्सियाँ, आसाव तथा शराब की भट्टियों के लिए टंकियाँ और लोहे की सभी आकारों की नलियाँ पाइपें बनाई। 1779 में तृतीय डर्बी ने विश्व में पहला लोहे का पुल कोल ब्रुकडेल में सेवन नदी पर बनाया था। यहाँ पर आप इस पुल को देख सकते हैं। ये पुल जो पहला पुल था, जो कि लोहे के उससे बना था, लोहे के सहयोग से बना था। विल्किसन ने पानी की पाइपों, पेरिस को पानी की आपूर्ति के लिए 40 मील लंबी पहली बार ढलवा लोहे से बनाई गई। उसके बाद लौह उद्योग कुछ खास क्षेत्र में कोयले खनन तथा लोहा प्रागलन की मिली-जुली इकाइयों के रूप में केंद्रित हो गया। यह ब्रिटेन का सौभाग्य ही था कि वहाँ एक ही द्रोणी क्षेत्र, यहाँ तक कि एक ही पट्टियों में उत्तम कोटि के कोकिंग कोयला और उच्च स्तर का लौह खनिज साथ साथ पाया जाता था। ये द्रोणी क्षेत्र पत्तनों के ही पास थे। यहाँ पर लौह और कोयला उत्पादक क्षेत्र यहाँ पर इंग्लैंड के देखे जा सकते हैं। न्यूकैसल, यॉर्कशायर, ये आपको वेल्स, बहुत सारे क्षेत्र जहाँ पर ये लौह उत्पादक क्षेत्र देखे जा सकते हैं। ऐसे 5 तटीय कोयला क्षेत्र थे जो अपने उत्पादों को लगभग सीधे ही जहाज़ों से लदवा सकते थे। चूँकि कोयला क्षेत्र समुद्र तट के पास ही थे, इसलिए जहाज़ निर्माण का कारोबार और नौ परिवहन का व्यापार खूब बढ़ा। ब्रिटेन में लौह उद्योग ने 1800 से 1830 के दौरान अपने उत्पादन को चौगुना बढ़ा लिया और उसका उत्पादन पूर्वी यूरोप में सबसे सस्ता था। 1820 में 1 टन ढलवा लोहा बनाने के लिए 8 टन कोयले की जरूरत होती थी, किंतु 1850 आते-आते तक यह मात्रा घटकर केवल 2 टन कोयले से ही 1 टन ढलवा लोहा बनाया जाने लगा। 1848 तक यह स्थिति आ गई कि ब्रिटेन द्वारा पिघलाए जाने वाले लोहे की मात्रा बाकी सारी दुनिया द्वारा कुल मिलाकर पिघलाए जाने वाले लोहे से अधिक थी। कपास की कताई और बुनाई पर बात करें तो ब्रिटेन हमेशा ऊन और सन यानी कि लिनन से बनाने के लिए कपड़ा बुना करते थे। 17वीं शताब्दी से इंग्लैंड भारत से बड़ी लागत पर सूती कपड़ों की गांठें का आयात करता था, लेकिन जब
लेकिन जब भारत के हिस्सों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हो गया, तब इंग्लैंड ने कपड़े के साथ साथ कच्चे कपास यानी रुई का आयात करना भी शुरू कर दिया, जिसकी इंग्लैंड में आने पर कताई की जाती थी और उसमें कपड़ा बुना जाता था। 18वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कताई का काम इतनी धीमी गति और मेहनत से किया जाता था कि एक बुनकर को व्यस्त रखने के लिए आवश्यक धागा कातने के लिए 10 कातने वाले बालू अधिकतर स्त्रियों या स्पिनर, जिनसे अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त शब्द स्पिंटर बना है, की जरूरत पड़ती थी। इसलिए काटने वाले दिन भर कताई के काम में लगे रहते थे और बुनकर बुनाई के लिए धागे के इंतजार में समय बर्बाद करते रहते थे। लेकिन प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनेक आविष्कार हो जाने के बाद इस कच्ची रुई को काट कर उसका धागा बनाने और उसमें कपड़ा बनाने की रफ्तार के बीच पहले जो अंतर था वह खत्म करने में सफलता मिल गई। इस कार्य को अधिक कुशलतापूर्वक करने के लिए उत्पादन का काम धीरे धीरे कताईगारों और बुनकरों के घरों से हटकर फैक्ट्रियों यानी कि कारखानों तक चला गया। इसके बाद जो करघे हैं या फिर कताई के क्षेत्र में जो आविष्कार इंग्लैंड में हुए उनकी बात करें तो उड़न तुरी करघे यानी कि फ्लाइंग शटल लूम का आविष्कार जॉन के ने 1704 से 64 इनके जीवन काल था। उनके द्वारा 1773 में यह फ्लाइंग शटल बनाया गया था। लूम यानी उड़न तुरी करघे की सहायता से कम समय में अधिक चौड़ा कपड़ा बनाना संभव हो गया। परिणाम स्वरूप कताई की तत्कालीन रफ्तार से जितना धागा बनता था उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में धागे की ज़रूरत होती थी। जेम्स हारग्रीव्स 1720 से 78 इनका जीवन काल था। इनके द्वारा 1765 में बनाई गई कताई मशीन, जिसे स्पिनिंग जेनी कहा गया, एक ऐसी मशीन थी जिस पर एक अकेला व्यक्ति एक साथ कई धागे काट सकता था। इससे बुनकरों को उनकी आवश्यकता से अधिक तेजी से धागा मिलने लगा। रिचर्ड आर्कराइट ने द्वारा 1769 में आविष्कृत वाटर फ्रेम नाम की मशीन द्वारा पहले से कहीं अधिक मजबूत धागा बनाया जाने लगा। इससे लिनन और सूती धागा दोनों को मिलाकर कपड़ा बनाने की बजाय अकेले सूती धागा से विशुद्ध सूती कपड़ा बनाया जाने लगा। म्यूल एक ऐसी मशीन का उपनाम था जो 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन द्वारा बनाई गई थी और इससे काता हुआ धागा बहुत मजबूत और बढ़िया होता था। कपड़ा उद्योग में उन मशीनों के आविष्कारों का दौर जो कताई तथा बुनाई के कार्यों के बीच संतुलन बनाने के लिए बनाई जा रही थी। एडमंड कार्टराइट द्वारा 1787 में पावरलूम यानी कि शक्ति चलित करघे के आविष्कार के साथ समाप्त हो गया। पावरलूम को चलाना बहुत आसान था। जब भी धागा टूटता वह अपने आप काम करना बंद कर देता और इससे किसी भी तरह के धागे से बुनाई की जा सकती थी। 1880 के दशक से कपड़ा उद्योग में नई मशीनें बनाने की बजाय श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाने पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। सूती वस्त्रों के उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर आप ग्लासगो देख सकते हैं और मैनचेस्टर, लंकाशायर आप देख सकते हैं, नॉटिंघम, लिस्टेटर और जो लीड्स है, यॉर्कशायर है, ये प्रमुख केंद्र के रूप में आपको मुख्य रूप से मैनचेस्टर और लंकाशायर ही शहर मुख्य रूप से यहाँ पर कपड़ा उद्योग के केंद्र के रूप में आपको नज़र आएंगे। 1780 के दशक से कपास उद्योग कई रूपों में ब्रिटिश औद्योगिकीकरण का प्रतीक बन गया। इस उद्योग की दो प्रमुख विशेषताएं थी जो अन्य उद्योगों में भी दिखाई देती थी। कच्चे माल के रूप में आवश्यक कपास संपूर्ण रूप से आयात करना पड़ता था और जब उससे कपड़ा तैयार हो जाता था तो उसका अधिकांश भाग बाहर निर्यात करना पड़ता था। इस संपूर्ण प्रक्रिया के लिए इंग्लैंड के पास अपने उपनिवेश होना जरूरी था, जिससे कि उन उपनिवेशों से कच्ची कपास भरपूर मात्रा में मंगाई जा सके
और फिर इंग्लैंड में उससे कपड़ा बनाकर उन्हीं उपनिवेशों के बाज़ारों में बेचा जा सके। यहाँ पर इनके पास में भारत जैसे जो उपनिवेश थे वो देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या औद्योगिक क्रांति ने सब कुछ बेहतर ही दिया होगा? नहीं। यहाँ पर स्त्रियों तथा बच्चों पर जो अत्याचार हुए और औद्योगिकीकरण के काल में जो प्रारंभिक घिनौनी तस्वीर हमें देखने को मिलती हैं वे बेहद ही दुखपूर्ण हैं। वाट के आविष्कार भाप के इंजन जेम्स वाट की यहाँ पर बात हो रही है। जेम्स वाट के आविष्कार भाप के इंजन तक ही सीमित नहीं थे। उसने दस्तावेज की नकल तैयार करने के लिए एक रासायनिक प्रक्रिया का भी आविष्कार किया था। उसने नापने की एक इकाई बनाई थी जो पुराने सर्वत्र शक्ति स्रोत घोड़े यानी कि जो हॉर्स पावर कहते हैं हम की शक्ति के एक साथ यांत्रिक शक्ति की तुलना पर आधारित थी। वाट की माप इकाई यानी अश्व शक्ति एक घोड़े की 1 मिनट में 1 फुट यानी कि 0.3 मीटर तक 33,000 पाउंड यानी कि 14,969 किलोग्राम वजन उठाने की क्षमता के समकक्ष थी। अश्व शक्ति को आज भी यांत्रिक ऊर्जा के सूचक के रूप में हर जगह काम में लाया जाता है। ऐसे बहुत सारे आविष्कार यहाँ पर देखने को मिलते हैं। भाप की शक्ति का इस्तेमाल सर्वप्रथम खनन उद्योगों में किया जाता था। जब कोयले और धातुओं की मांग बढ़ी तो उन्हें और भी गहरी खानों से निकालने के प्रयास में तेजी आई। खानों में अचानक पानी भर जाना भी एक गंभीर समस्या थी। थॉमस सेवरी जो थे 1650 से 1715 ने खानों के से पानी बाहर निकालने के लिए 1698 में माइनस फ्रैंक यानी कि खनक मित्र नामक एक भाप के इंजन का मॉडल बनाया। ये इंजन छिछली गहराइयों में धीरे धीरे काम करते थे और अधिक दबाव हो जाने पर उनका वाष्पित यानी कि बॉयलर फट जाता था। भाप का इंजन और भाप का एक और इंजन 1712 में थॉमस न्यूकोमेन द्वारा बनाया गया था। इसमें सबसे बड़ी कमी यह थी कि संघनक बेलन यानी कि कंडेंसिंग सिंडिलर को लगातार ठंडा रहने से इसकी ऊर्जा खत्म हो जाती थी। भाप के इंजन का इस्तेमाल 1669 तक केवल कोयले की खानों में ही होता था। जब जेम्स वाट ने इसका एक और प्रयोग खोज निकाला, वाट ने एक ऐसी मशीन विकसित की जिससे भाप का इंजन केवल एक साधारण पंप की बजाय एक प्राइम मूवर यानी कि चालक मूवर के रूप में काम देने लगा, जिससे कारखानों की शक्ति चालित मशीनों को ऊर्जा मिलने लगी। एक धनी निर्माता मैथ्यू वाल्टन की सहायता से वाट ने 1775 में बर्मिंघम में सोहो फाउंड्री का निर्माण किया। इस फाउंड्री से वाट के स्टीम इंजन बराबर बढ़ती हुई संख्या में बनकर निकलने लगे। 18वीं शताब्दी के अंत तक वाट के भाप इंजन ने द्रव चलित शक्ति का स्थान लेना शुरू कर दिया था। 1800 के बाद अधिक हल्की तथा मजबूत धातुओं के इस्तेमाल से अधिक सटीक मशीन औजारों के निर्माण और वैज्ञानिक जानकारी के अधिक व्यापक प्रसार से भाप के इंजन की प्रौद्योगिकी और अधिक विकसित हो गई। पहले धातु को पीसने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। 1840 में स्थिति यह थी कि ब्रिटेन में बने भाप के इंजन ही संपूर्ण यूरोप में आवश्यक ऊर्जा की 70% से अधिक अश्व शक्ति का उत्पादन कर रहे थे। अब हम यहाँ पर एक और बिंदु नहरें और रेलों के विकास की बात करते हैं। प्रारंभ में नहरें कोयले को शहर तक ले जाने के लिए बनाई गई थी। इसका कारण यह था कि कोयले को उसके परिणाम और भार के कारण सड़क मार्ग से ले जाने में समय बहुत लगता था। उस पर खर्च भी बहुत ज़्यादा आता था, जबकि उसे बजरों में भरकर नहरों के रास्ते ले जाने में समय और खर्च दोनों ही कम लगते थे। औद्योगिक ऊर्जा की अगर हम बात करें तो शहरों और ऊर्जा के लिए शहरों में घर और
घर गर्म करने के लिए, उसमें रोशनी करने के लिए कोयले की मांग बढ़ती रही। इंग्लैंड में पहली नहर वर्सली कैनाल 1761 में जेम्स ब्रिडली द्वारा बनाई गई, जिसका प्रयोजन यही था कि उसके ज़रिए बर्सले के जो मैनचेस्टर के पास है उसके कोयले भंडारों से शहर तक कोयला ले जाया जाए। इन नहरों के बन जाने के बाद कोयले की कीमत घटकर आधी हो गई। 1760 से 1790 के बीच नहर बनाने की 25 नई परियोजनाएं लागू की गई। 1788 से 1796 की नहरोन्माद के नाम से पुकारे जाने वाली अवधि में 46 नई परियोजनाएं हाथ में ली गई और उसके बाद अगले 60 वर्षों में अनेक नहरें बनाई गई, जिनकी लंबाई कुल मिलाकर 4000 मील से अधिक थी। पहली भाप से चलने वाला रेल का इंजन स्टीफेंसन का रॉकेट 1814 में बना। अब रेलगाड़ियां परिवहन का एक नया साधन बन गई थी। 1760 के दशक में लकड़ी की पटरी का स्थान लोहे की पटरी ने ले लिया था और भाप के इंजन द्वारा इस लोहे की पटरी पर रेल के डिब्बों की खिंचाई की जाने लगी थी। 1861 में रिचर्ड ट्रेविथ ने एक इंजन का निर्माण किया जिसे पफिंग डेविल यानी कि फुफकारने वाला दानव कहते थे। इस इंजन को ट्रकों और कार्नवाल में उस खान के चारों ओर खींचकर ले जाता था जहां रिचर्ड काम करता था। 1814 में एक रेलवे इंजीनियर जॉर्ज स्टीफेंसन ने एक रेल इंजन बनाया जिसे ब्लचर कहा जाता था। यह इंजन 30 टन भार 4 मील प्रति घंटे की रफ्तार से एक पहाड़ी पर ले जा सकता था। सर्वप्रथम 1825 में स्कॉटन और डार्लिंगटन शहरों के बीच 9 किलोमीटर रेल मार्ग 24 किलोमीटर प्रति घंटे 15 मील प्रति घंटे की रफ्तार से 2 घंटे में रेल द्वारा तय किया गया। इसके बाद 1830 में लिवरपूल और मैनचेस्टर को आपस में रेल मार्गों से जोड़ दिया गया। 20 वर्षों के भीतर रेल का 30 से 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ना एक आम बात हो गई। यहाँ पर रेलवे का विकास ने जो 1844 से 47 के दौरान की बात करें तो इन रेलवे लाइनों की कुल लंबाई 9,500 मील हो चुकी थी और इसके कारण 1850 तक आते आते अधिकांश इंग्लैंड रेल मार्ग से जुड़ गया था। यहाँ पर विभिन्न आविष्कारों ने बहुत सारे काम किए थे, जैसे एडमंड कार्टराइट ने साहित्य और विज्ञान और कृषि का अध्ययन किया था। प्रारंभ में उसकी इच्छा पादरी बनने की थी। वह यांत्रिकी के बारे में बहुत कम जानता था। इसके विपरीत भाप के इंजनों के क्षेत्र में थॉमस सेवरी एक सेना का अधिकारी था। थॉमस निकोमैन एक लोहार तथा तालासाज था और जेम्स वाट का यंत्र संबंधी कामकाज की ओर बहुत झुकाव था। उन सब में अपने अपने आविष्कार के प्रति कुछ संगत ज्ञान आवश्यक था। सड़क निर्माता जॉन मैटकॉफ, जिसने स्वयं व्यक्तिगत रूप से सड़कों की सतहों का सर्वेक्षण किया था और उसके बारे में योजना बनाई थी, वह अंधा था। नहर निर्माता जेम्स ब्रिडले तो लगभग निरक्षर था। शब्दों की वर्तनी के बारे में उसका ज्ञान इतना कमजोर था कि वह नौ चालन शब्द की सही वर्तनी कभी नहीं बता सका, लेकिन उसमें गजब की स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति और एकाग्रता थी। ये बात ये सिद्ध करती है कि सिर्फ अपने काम के प्रति लगन ने इन लोगों को इतना महान बना दिया। जरूरी नहीं था कि इनके पास में वो ज्ञान होना ज़रूरी था। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें 10वीं पास या फिर बहुत कम पढ़े लिखे लोग एक ऐसे जुगाड़ से आविष्कार कर लेते हैं जो आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थानों में फिर बाद में दिखाए जाते हैं। परिवर्तित यहाँ पर जीवन हो चुका था। इंग्लैंड में 50,000 से अधिक आबादी वाले नगरों की संख्या 1750 में जहाँ केवल 2 थी, जो बढ़कर 1850 में 29 हो चुकी थी। अब लोगों के रहन सहन में काफ़ी सुधार आ चुका था
और अब यहाँ पर बहुत अलग प्रकार के काम होने लगे थे। एडवर्ड कारपेंटर ने 1881 के आसपास अपनी कविता एक विनिर्माणकारी नगर में इन मैन्युफैक्चरिंग टाउन में इस स्थिति का वर्णन इस प्रकार किया था। जब मैं उस उदास शहर में बेचैन और निराश घूम रहा था तो मैंने वहाँ अफरा तफरी में परेशान लोग देखे जो मानो नरक के किसी दरवाजे हेड्स यानी कि नरक के द्वार में भूतों की तरह आ जा रहे थे। मैंने आकाश में ऊंची चिमनियों की लंबी कतारें देखी और देखे काले धुएं के बादल जो सूरज, आकाश और धरती को अपने बोझ से ढक रहे थे। और देखे कूड़े के बड़े बड़े ढेर जिन पर बच्चे रद्दी बटोर रहे थे। और फिर आधी छतों वाले काले भद्दे मकान और देखी नीचे बहती काली नदी। जब मैं इन सबको देख रहा था तभी मेरी नज़र दूर दराज के पूंजीपति मोहल्ले पर पड़ी, जहाँ महल नुमा मकान, बंगले, ऊंची ऊंची दीवारें वाले बगीचे, सुंदर सलोनी गाड़ियाँ और उनके मालिक मानो दूर दूर तक पसरी गरीबी, जिसकी बदौलत वे धनवान बने थे, देखकर अपना मुंह बिचका रहे थे। यह सब देखकर मेरी तो रूह कांप उठी थी। अब यहाँ पर ये जान लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस औद्योगिक क्रांति के दौरान इंग्लैंड में मज़दूरों की स्थिति क्या थी। 1882 में किए गए एक सर्वेक्षण से यह पता चला कि वेतनभोगी मजदूरों यानी कामगारों के जीवन की औसत अवधि शहरों में रहने वाले अन्य किसी भी सामाजिक समूह के जीवनकाल से कम थी। बर्मिंघम में यह 15 वर्ष, मैनचेस्टर में 17 वर्ष और डर्बी में 21 वर्ष थी। नए औद्योगिक नगरों में गांवों से आकर रहने वाले लोग ग्रामीणों की तुलना में काफ़ी छोटी आयु में ही मर जाते थे। वहाँ पैदा होने वाले बच्चों में आधे तो 5 साल की आयु प्राप्त करने से पहले ही चल बसते थे। शहरों की आबादी में वृद्धि वहाँ पहले से रह रहे परिवारों में नए पैदा हुए बच्चों से नहीं बल्कि बाहर से आकर बसने वाले नए लोगों से ही होती थी। मौतें ज़्यादातर उन महामारियों के कारण होती थी जो जल प्रदूषण जैसे हैजा तथा आंत्रशोथ से और वायु प्रदूषण जैसे क्षय रोग यानी कि ट्यूबरकुलोसिस जिसे टीबी कहते हैं से होती थी। 1832 में हैजे का भीषण प्रकोप आया जिसमें 31,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। औरतों और बच्चों का इस औद्योगिकीकरण की दुनिया में क्या योगदान रहा, क्या स्थान रहा, ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। औद्योगिक क्रांति एक ऐसा समय था जब औरतें और बच्चों के काम करने के तरीकों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। ग्रामीण गरीबों के बच्चे हमेशा घर में या खेत में अपने माता पिता या संबंधियों की निगरानी में तरह तरह के काम किया करते थे जो समय दिन या मौसम के अनुसार बदलते रहते थे। इसी प्रकार गांवों में औरतें भी खेत के काम में सक्रिय रूप से हिस्सा लेती थी। वे पशुओं का पालन पोषण करती थी, लकड़ियाँ इकट्ठा करती थी और अपने घरों में चरखे चलाकर सूत काटती थी। कारखानों में काम करना इससे बिल्कुल अलग किस्म का होता था। वहाँ लगातार कई घंटा तक एक ही तरह का काम कठोर अनुशासन तथा तरह तरह के दंड की भयावह परिस्थितियों में कराया जाता था। मर्दों की मजदूरी मामूली होती थी, उससे अकेले घर का नहीं चल सकता था, जिसे पूरा करने के लिए औरतें और बच्चों को भी कुछ कमाना पड़ता था। महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय थी क्योंकि उनका शोषण अधिक था। उन्हें काम भी पुरुषों के बराबर करना होता था, लेकिन उनकी जो सैलरी थी, वेतन था, वो बेहद कम था। स्त्रियों और बच्चों को लंकाशायर और यॉर्कशायर नगरों के सूती कपड़ों उद्योग में बड़ी संख्या में काम पर लगाया जाता था। रेशम फीते बनाने और बुनने के उद्योग धंधे और बर्मिंघम के धातु उद्योगों में बच्चों के साथ साथ औरतों को कहीं अधिकतर नौकरी दी जाती थी।
कपास काटने की जैसी अनेक मशीनें तो कुछ इस तरह बनाई जाती थी कि उनमें बच्चे ही अपनी फुर्तीली उंगलियों और छोटी सी कदकाठी के कारण आसानी से काम कर सकते थे। बच्चों को अक्सर कपड़ा मिलों में रखा जाता था, क्योंकि वहाँ सटाकर रखी गई मशीनों के बीच से छोटे बच्चे आसानी से निकल सकते थे। यहाँ पर महिलाओं को आप देख सकते हैं, इन्हें जहाँ पर मर्दों को प्रति सप्ताह 25 शिलिंग काम करने के लिए मिलती थी, वहीं उतने ही घंटे काम करने के लिए बच्चों को सिर्फ 1 शिलिंग और औरतों को 7 शिलिंग की मजदूरी दी जाती थी। यह बहुत ही दुखदायी था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लंदन के गरीब मोहल्ले की एक गली फ्रांसीसी कलाकार डोरे द्वारा उकेरा गया चित्र देख सकते हैं। यही कारण है कि इंग्लैंड में बहुत सारे बच्चे कम आयु में ही मर जाते थे, क्योंकि औद्योगिकीकरण का वे शिकार थे। चार्ल्स डिकन्स औद्योगिकीकरण के परिणामस्वरूप गरीबों के लिए जो भयंकर स्थिति उत्पन्न हुई, उसका संभवतः सबसे कठोर समकालीन आलोचक थे। उन्होंने अपने उपन्यास हार्ड टाइम्स में एक काल्पनिक उद्योग नगर कोकटाउन का बड़ा सटीक वर्णन किया है। यह एक लाल ईंटों से बना नगर था, लेकिन उसकी ईंटों का रंग लाल तभी रह सकता था यदि धुएं और राख ने उसे पोतकर बदरंग न कर दिया होता। लेकिन हालत यह थी कि यह कस्बा अजीब लाल और काले रंग के मिश्रण से पुता था, मानो वह किसी खूंखार आदमी का चेहरा हो, या मशीनों और उन लंबी गगनचुंबी चिमनियों का शहर था जिनमें से धुएं और सांपों की अटूट पंक्तियां कभी कुंडलित न होकर लगातार निकलती रहती थीं। इस नगर में एक काली नहर थी और एक नदी भी थी, जिसका पानी बदबूदार रंजक गंदगी से भरकर बैंगनी रंग का सा हो गया था। बाहर ढेरों इमारतें थीं, जो उनके भीतर चलने वाली मशीनों के कारण हरदम कांपती रहती थीं। और उनकी खिड़कियां हमेशा ही खड़कती रहती थी, और वहां भाप के इंजन का पिस्टन उकताहट के साथ ऊपर नीचे होता रहता था, मानो किसी हाथी का सिर हो जो अपने दुख भरे पागलपन में आंख फोड़कर एक ही ओर देख रहा हो। ब्रिटेन के निबंधकार और उपन्यासकार डी.एस. लॉरेंस ने डिकेंस के 70 साल बाद कोयला क्षेत्र में स्थित एक गांव में आए ऐसे परिवर्तनों का इस प्रकार वर्णन किया जिसे उन्होंने स्वयं अनुभव नहीं किया था, लेकिन जिसके बारे में उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना रखा था। ईस्टवुड 19वीं सदी की शुरुआत में अवश्य एक छोटा गांव रहा होगा, जहां छोटी छोटी झोपड़ियां थीं, खान मजदूरों के 4 कमरों वाले छोटे छोटे घरों की छिटपुट छिटपुट कतारें थी और पुराने खान मालिकों के आवास थे। लेकिन 1820 के आसपास किसी समय कंपनी ने पहला शैफ्ट लगाया होगा और औद्योगिक कोयला खान की पहली वास्तविक मशीनरी लगाई। मजदूरों के रहने के छोटे छोटे घरों की कतार अधिकतर गिरा दी गई, और फिर नॉटिंघम रोड के साथ साथ छोटी दुकानें खुलने लगीं, और नीचे ढलान में कंपनी ने कुछ इमारतें बनाई जिन्हें आज भी नई इमारतें कहा जाता है। भट्टी काली गली में खुलने वाली छोटे छोटे 4 कमरों वाले घरों की कतार, जिनकी पीठ चौकोर निर्जन स्थल की ओर थी, बेरकों के बाड़ों की तरह बंद कर दी गई थी। बड़ा अजीब लगता है ये सब। यहाँ पर विरोधी आंदोलन भी शुरू हो चुके थे। यहाँ पर 1789 से 94 के दौरान फ्रांसीसी रेवोल्यूशन ने बेहद बड़ी मात्रा में प्रभावित किया था। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लंबे अरसे तक 1792 से 1815 तक युद्ध चलता रहा। इंग्लैंड और यूरोप के बीच चलने वाला व्यापार छिन्न भिन्न हो गया।
फैक्ट्रियों को मजबूरन बंद करना पड़ा, बेरोजगारी बढ़ गई और रोटी मार जैसे आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतें औसत मजदूरी के स्तर से कहीं ज़्यादा बढ़ गई। ब्रिटेन की संसद ने 1995 में दो जुड़वा अधिनियम पारित किए, जिनके अंतर्गत लोगों को भाषण या लेखन द्वारा सम्राट, संविधान या सरकार के विरुद्ध घृणा या अपमान करने के लिए उकसाना अवैध घोषित कर दिया गया और 50 से अधिक लोगों को अनधिकृत सार्वजनिक बैठकों पर रोक लगा दी गई। यानी कि 50 से ज़्यादा लोग मिलकर अब बैठक नहीं कर सकते थे। लेकिन पुराने भ्रष्टाचार यानी ओल्ड करप्शन के विरुद्ध आंदोलन बराबर चलता रहा। पुराना भ्रष्टाचार शब्द का प्रयोग राजतंत्र और संसद के संबंध में किया जाता था। यहाँ पर कॉर्न लॉज यानी कि अनाज के कानून का समर्थन यहाँ पर लोग कर रहे थे और इस कानून के अंतर्गत विदेश से सस्ते अनाज के आयात पर रोक लगा दी गई थी, जब तक कि ब्रिटेन में इन अनाजों की कीमत में एक स्वीकृत स्तर पर तक वृद्धि न हो गई हो। जैसे जैसे श्रमिकों की तादाद शहरों और कारखानों में बढ़ी, वे अपने गुस्से और हताश को हर तरह विरोध प्रकट करने लगे। 1790 के दशक में पूरे देश भर में ब्रेड और खाद्य के लिए दंगे होने लगे। गरीबी का मुख्य आहार ब्रेड ही था, गरीबों का मुख्य भोजन था और इसकी कीमत पर ही उनके रहन सहन का स्तर निर्भर करता था। ब्रेड के भंडारों पर कब्जा कर लिया गया और उन्हें मुफ्तखोरों द्वारा लगाई गई ऊंची कीमतों से काफ़ी कम मूल्य में बेचा जाने लगा, जो आम आदमी के लिए वाजिब थी और नैतिक दृष्टि से सही भी थी। ये दंगे खासतौर पर युद्ध के बदतरकीन 1795 में बार बार हुए, लेकिन उनका सिलसिला 1840 के दशक तक चलता रहा। इसी तरह के बहुत सारे विद्रोह हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, चाहे वो लेसेस्टरशायर हो या फिर डर्बीशायर हो, सभी शहरों में हमें विरोध देखने को मिलते हैं। 1830 के दंगों में फार्मों में काम करने वाले श्रमिकों को भी लगा कि उनका धंधा तो चौपट होने वाला है, क्योंकि खेती में भूसी से दाना अलग करने के लिए नई खलिहान मशीनों यानी कि थ्रेसिंग मशीन का इस्तेमाल शुरू हो गया है। यहाँ तक कि दंगाइयों ने इन मशीनों को तोड़ डाला और परिणाम स्वरूप 9 दंगाइयों को फांसी की सजा हुई। 450 लोगों को कैदियों के रूप में ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया। एक करिश्माई व्यक्तित्व वाले जनरल नेट लुई के नेतृत्व में लुइडिज्म नामक अन्य आंदोलन चलाया गया। एक अन्य किस्म के विरोध प्रदर्शन का उदाहरण था। लुइडिज्म की अनुयायी मशीनों की तोड़फोड़ में ही विश्वास नहीं करते थे, बल्कि न्यूनतम मजदूरी, नारी एवं बाल श्रम पर नियंत्रण, मशीनों के आविष्कार से बेरोजगार हुए लोगों के लिए काम और कानूनी तौर पर अपनी मांगे पेश करने के लिए मजदूर संघ, ट्रेड यूनियन बनाने के अधिकार भी मांग रखते थे। अगस्त 1819 में 80,000 लोग अपने लिए लोकतांत्रिक अधिकारों अर्थात राजनीतिक संगठन बनाने, सार्वजनिक सभाएं करने और प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकारों की मांग करने के लिए मैनचेस्टर के सेंट पीटर्स मैदान में शांतिपूर्वक इकट्ठे हुए, लेकिन उनका बर्बरतापूर्वक दमन कर दिया गया। इसे पीटर लू यानी कि इस शब्द को वाटरलू शब्द से मेल खाते हुए बनाया गया है। 1815 में वाटरलू में फ्रांसीसी सेना पराजित हुई थी। इसी तरह ये पराजित हुए और उन्होंने जिन अधिकारों की मांग की थी, उन्हें उसी वर्ष संसद द्वारा 6 पारित अधिनियमों द्वारा नकार दिया गया। इन अधिनियमों के द्वारा उन राजनीतिक कार्यकलापों पर रोक बढ़ा दी गई और इस रोक की शुरुआत 1795 में 2 जुड़वा अधिनियमों के तहत की गई थी, परंतु इससे कुछ लाभ भी हुए। पीटर लू के बाद ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स को अधिक प्रतिनिधित्वकारी बनाए जाने की आवश्यकता उदारवादी राजनीतिक दलों द्वारा महसूस की गई और जुड़वा अधिनियमों को 1824 से 25 के दौरान निरस्त कर दिया गया। दोस्तों, यहाँ पर अब कानूनों के ज़रिए इंग्लैंड की सरकार ने क्या सुधार किए, ये भी जानना ज़रूरी है। 1819 में कानून बनाकर
9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से फैक्ट्रियों में काम करवाने पर पाबंदी लगा दी गई और 9 से 16 वर्ष की आयु वाले बच्चों से काम कराने की सीमा 12 घंटे तक सीमित कर दी गई। लेकिन इस कानून में इसका प्रवर्तन यानी पालन कराने के लिए आवश्यक अधिकारों की व्यवस्था नहीं की गई। संपूर्ण उत्तरी इंग्लैंड में कामगारों द्वारा इस स्थिति का भारी विरोध किए जाने के बाद 1833 में एक अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत 9 से कम आयु वाले बच्चों को केवल रेशम की फैक्ट्रियों में काम पर लगाने की अनुमति दी गई। बड़े बच्चों के लिए काम के घंटे सीमित कर दिए गए और कुछ फैक्ट्री निरीक्षकों की व्यवस्था की गई, जिससे कि अधिनियम के प्रवर्तन का पालन को सुनिश्चित किया जा सके। अंततः 1847 में 30 वर्ष से अधिक लंबे अरसे तक आंदोलन चलने के बाद 10 घंटा विधेयक पारित किया गया। इस कानून ने स्त्रियों और युवकों के लिए काम के घंटे सीमित कर दिए और पुरुष श्रमिकों के लिए 10 घंटे का दिन निश्चित कर दिया गया। यह अधिनियम कपड़ा उद्योगों पर ही लागू होते थे, खनन उद्योगों पर यह लागू नहीं होते थे। सरकार द्वारा स्थापित 1842 के खान आयोग ने यह उजागर किया कि खानों में काम करने की परिस्थितियां वास्तव में 1833 के अधिनियम लागू होने से पहले कहीं अधिक खराब हो गई है, क्योंकि पहले से अधिक संख्या में बच्चों को कोयला खानों पर काम पर लगाया जा रहा है। 1842 के खान और कोयला खान अधिनियम ने 10 से कम वर्ष के आयु के बच्चों और स्त्रियों से खानों में नीचे काम लेने पर पाबंदी लगा दी गई। फील्डर्स फैक्ट्री अधिनियम ने 1847 में यह कानून बना दिया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों और स्त्रियों से 10 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम न लिया जाए। इन कानूनों का प्रवर्तन फैक्ट्री निरीक्षकों के द्वारा किया जाना था, लेकिन यह एक कठिन काम था। निरीक्षकों का वेतन बहुत कम था और प्रबंधक उन्हें रिश्वत देकर आसानी से उनका मुंह बंद कर देते थे। दूसरी ओर बच्चों के माता पिता भी उनकी आयु के बारे में झूठ बोलकर उन्हें काम पर लगवा देते थे, ताकि उनकी मजदूरी से घर खर्च निकाला जा सके। औद्योगिक क्रांति के विषय में थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। 1770 के दशक तक इतिहासकार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग ब्रिटेन में 1780 के दशक से 1820 के दशक के बीच हुए औद्योगिक विकास व विस्तारों के लिए करते थे, लेकिन उसके बाद इस शब्द के प्रयोग को अनेक आधार पर चुनौती दी जाने लगी। दरअसल औद्योगिकीकरण की क्रिया इतनी धीमी गति से होती रही कि इसे क्रांति कहा जाना ठीक नहीं कहा गया, क्योंकि ये नॉर्मल सी एक प्रक्रिया मानी गई। 19वीं शताब्दी शुरू होने के काफ़ी समय बाद तक भी इंग्लैंड के बड़े बड़े क्षेत्रों में कोई फैक्ट्री या खाने नहीं थी। इसलिए औद्योगिक क्रांति शब्द अनुपयुक्त समझा गया। इंग्लैंड में परिवर्तन क्षेत्रीय तरीकों से हुआ। प्रमुख रूप से लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम या न्यूकासल नगरों के चारों ओर, न कि संपूर्ण देश में औद्योगिक क्रांति हुई। कुछ क्षेत्रों में बस यह घटित हुई। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि 1793 के बाद के दशकों में फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन की युद्ध विघटनकारी के प्रभावों का अनुभव यहाँ किया गया था। औद्योगिकीकरण को देश के धन के पूंजी निर्माण या आधारभूत ढांचा तैयार करने में अथवा नई नई मशीनें लगाने के लिए अधिक निवेश करने में, इन सुविधाओं के कुशलतापूर्वक उपयोगों के स्तर को बढ़ाने और उत्पादकता में वृद्धि करने के साथ जोड़ा गया। इस प्रकार बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर जानने का प्रयास किया। 1760 के दशक से 1815 तक ब्रिटेन ने एक साथ दो काम करने की कोशिश की। पहला औद्योगिकीकरण और दूसरा यूरोप और उत्तरी अमेरिका और भारत में युद्ध लड़ना, और शायद वह उनमें से एक काम में असफल रहा। ब्रिटेन 1760 के बाद अगले 60 वर्षों में 36 वर्ष तक लड़ाई में व्यस्त रहा। जो पूंजी निवेश के लिए उधार ली गई थी, वह युद्ध लड़ने में चली गई। यहाँ तक कि युद्ध का 35% तक का खर्च लोगों की आमदनियों पर कर लगाकर पूरा किया गया, और इससे इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, चाहे वह नेपोलियन की नाकाबंदी की नीति हो या फिर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर प्रभावित करने का काम कर रही थी।
क्रांति के साथ प्रयुक्त औद्योगिक शब्द का अर्थ दृष्टि से बहुत सीमित है। इस दौरान जो रूपांतरण हुआ वह आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उसका विस्तार इन क्षेत्रों से परे समाज के भीतर भी हुआ और इसके फलस्वरूप दो वर्गों को प्रधानता मिली। पहला बुर्जुआ वर्ग यानी कि मध्यम वर्ग और दूसरा था नगरों और देहाती इलाकों में रहने वाला मजदूरों का सर्वहारा वर्ग। 1851 में लंदन में विशेष रूप से निर्मित स्फटिक प्रासाद यानी कि क्रिस्टल पैलेस में ब्रिटिश उद्योगों की उपलब्धियों को दर्शाने के लिए एक विशाल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए बहुत सारे लोग आए। ये प्रदर्शनी देख सकते हैं। ब्रिटेन के समूचे कार्यबल का केवल 20% भाग देहाती इलाकों में रहता था। औद्योगिकीकरण की यह रफ्तार अन्य यूरोपीय देशों में हो रहे औद्योगिकीकरण के मुकाबले बहुत तेज थी। ब्रिटिश उद्योग के विस्तृत अध्ययन में इतिहासकार ए मथसन ने कहा है कि 1850 से 1914 की अवधि को एक ऐसा काल मानने के लिए पर्याप्त आधार है जिसमें औद्योगिक क्रांति वास्तव में अत्यंत व्यापक पैमाने पर हुई, जिससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था और समाज की कायापलट अन्य किसी भी परिवर्तन के मुकाबले बड़ी तेजी से और व्यापक रूप से हुई। संक्षेप में अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर 1793 से 1815 तक कई युद्धों में ब्रिटेन लिप्त रहा और उसके उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा ये हमने जाना। नहर और रेलवे के विकास की बात हमने की और विभिन्न आविष्कारों की दिलचस्प विशेषताएं और कहानियों पर भी हमने बात की और ब्रिटेन के औद्योगिकीकरण के स्वरूप पर कच्चे माल की आपूर्ति का क्या प्रभाव पड़ा ये हमने देखा कि कच्चे माल की आपूर्ति के लिए उसने ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश बनाने पर बल दिया। स्त्रियों और बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ा, उनके सुधार के लिए सरकार द्वारा किस प्रकार के नियम बनाए गए ये हमने देखा। और विश्व के भिन्न भिन्न देशों में रेलवे सेवा के विकास या फिर जब ब्रिटेन से यह औद्योगिक क्रांति निकली तो इसने विश्व में किस तरह का फैलाव किया ये भी हमने सीमित मात्रा में जानने का प्रयास किया। इस तरह से ये वीडियो विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारी के साथ यहाँ पर समाप्त होता है और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए आप कुछ ना कुछ बेहतर सीखेंगे और इतिहास हमें यही प्रेरणा देता है कि हम इतिहास से कुछ बेहतर सीखें। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।